यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का नागरिक शास्त्र मतलब सोशल साइंस के चैप्टर 1 को देख रहे थे। पहला हिस्सा मैंने कर चुका, आधा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उसे प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल दिया है। आज ये दूसरा पार्ट है उसका, आज मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। छोटा चैप्टर 2 पार्ट में था। तो चैप्टर का नाम है सत्ता के साझेदारी अर्थात पावर शेयरिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लाभदायक, खास करके मैं फोकस कर रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लस जितने भी टीचर्स के जॉब होता है, टीजीटी पीजीटी, और सबसे बड़ी बात है प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं क्लास 6 से 12 तक सब कुछ पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी अभी 10 का मैंने उठाया, रीज़न है कि अभी बोर्ड एग्जाम है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे, गरीब है वो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले उनका मांग था, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, उन्होंने बोला सर भैया पहले आप ये वाले डील कर दीजिए, हमारे सिलेबस का 10th बोर्ड है, 4 महीने बचे हुए हैं। इसलिए मैंने 10 का स्टार्ट किया, नहीं तो मैं 6 से स्टार्ट करता। सबसे बड़ी बात है मैं हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ पहले, ताकि उन लोगों का हेल्प हो जाए, मदद मिल जाए उन लोगों का, फिर बाद में मैं इंग्लिश का कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सत्ता साझेदारी था, चैप्टर पहला है। परिचय में बता दिया गया था कि इसमें ये शुरुआत के इस बुक में शुरुआत के 3 चैप्टर हम लोग सत्ता के बारे में ही पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि सत्ता कैसे बंटवारा होता है उसका। ठीक है, क्या कामकाज होते हैं, कैसे बांटे जाते हैं। ठीक है, उसके उससे रिलेटेड और भी तथ्य हैं। एग्जाम्पल का लेकर के हमने चला था यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका में। इसमें दिखाया गया है कि बेल्जियम में कैसे एक छोटा सा देश है जो हरियाणा से भी छोटा जनसंख्या है, क्षेत्र पॉपुलेशन के बेसिस में। वहाँ पर 2 समुदाय रहते थे बेल्जियम में, जिसमें 59% फ्लेमिश इलाके में रहते थे और डच भाषा बोलते थे, और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। उन लोगों में विवाद था समुदाय के स्तर पर, सरकार बनाने के स्तर पर। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल, जिसका 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। तो इन्हीं लोगों में मतभेद था कि जो कम प्रतिशत वाले लोग समृद्ध थे, शिक्षित थे, और जो 80% वाले थे फ्रेंच बोलने वाले, उन पर वो शासन उसन किया करते थे। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग देखे थे क्या बोलते हैं श्रीलंका के बारे में, जहाँ जहाँ की जनसंख्या लगभग हरियाणा के बराबर है, 2 करोड़ जनसंख्या थी। ये दक्षिण भारत के कॉर्नर पे पड़े हुए ईस्ट ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा में है। ठीक है, वहाँ का विवाद क्या था कि 1948 में आज़ादी मिलने के बाद 1956 में एक ऐसा कानून बना दिया गया था जहाँ पर सिंहाली लोगों का राजभाषा कर दिया गया था। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बता दूं कि श्रीलंका में जो बताया गया था, इसमें से 74% लोग तमिल बोलने वाले थे और 18% भी तमिल बोलने वाले थे। लेकिन फ़र्क क्या था? सॉरी, 74% वाले लोग सिंहाली लोग थे और 18% वाले फीसदी वाले तमिल बोलने वाले थे। उसमें भी 18% वाले, 13% वाले कौन थे? मूल श्रीलंका में श्रीलंका वासी थे। बाकी भारत से लाए गए उपनिवेशवाद में उनके जनसंख्या वाले। ठीक है, ठीक है। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि बेल्जियम में सत्ता साझेदारी क्या मिलजुल कर किया था, जबकि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के बीच में कई लोग मारे भी गए थे। ठीक है, आखिर में जाके 2005 में 2009 में ये खत्म होता है गृह युद्ध। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था। मैं यदि तेज बोल देता हूँ कभी कभी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या मुझे धीरे बोलना है, नहीं बोलना है। ठीक है, सरकार बन जाती है 80 के दशक में वगैरह। बेल्जियम की साझेदारी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था, पॉइंट आउट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, यहाँ पर एक कंटेंट दिया हुआ है कि ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैंने कल बता दिया, प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी बनता है कि हमने क्या पढ़ा था अब तक। ठीक है, नहीं तो जो आज वीडियो देख रहे हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो जाए कि ये स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करूंगा आज का क्लास। तो वीडियो पसंद आए पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आप लोगों से, कुछ गरीब बच्चों का मदद करिएगा, ये वीडियोस को शेयर करिएगा, हर घर तक पहुंचे, जो अभी विद्यालय नहीं जा पा रहे, जो भी उनके पास साधन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम है, जो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। स्कूल वगैरह तो बंद है अभी, उतना चल सक्सेस नहीं है। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट का क्या हाल है, गवर्नमेंट स्कूल का इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में ठीक है, लगभग हमारे नॉर्थ इंडिया में और उधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उतना खास नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से इसे दबा कर शेयर करें ताकि हर लोगों को मदद मिले इससे। ठीक है, मैं जो भी हूँ
मैं उन लोगों के लिए फोकस करके काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हमें क्यों इसका बंटवारा करना पड़ता है सत्ता का। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूंगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव के आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए कहाँ है, हाँ, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। मतलब ये कह रहा है कि यदि सत्ता का बंटवारा यदि नहीं रहता है यहाँ पर हम लोग, ठीक है, स्थायित्व अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा मैंने। बंटवारा कर देने से क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांति बनी रहती है, लोग मिलजुल कर रहते हैं। नहीं तो ये हिंसा का रूप ले लेता है, लोगों के बीच सामाजिक टकराव भी जन्म ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कहता है बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सब पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के यस अखंडता के लिए घातक, यहाँ से, ठीक है, घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। मतलब ये कह रहा है कि लोग यदि बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक पर यदि अपना शासन थोप देते हैं, जबरन अपना हक जताने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, अल्पसंख्यकों का तो अधिकार तो मरता ही है। होता क्या कि लोग उत्साहित हो जाते हैं आपस में ही, तो ये उत्साहित होने के कारण लोग आपस में बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपसी मतभेद भी हो जाता है, मैं ये करूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं करूंगा। ठीक है, तो आपस में भी कुर्सी लेने में, सत्ता हासिल करने में अपने ही पार्टी के लोग लड़ बैठते हैं, है ना। इससे क्या होता है, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नस्ल आधार पर, भाषाई आधार पर, जन्म स्थान पर, रंग के आधार पर भेदभाव होना शुरू हो जाता है। श्रीलंका में आपने देखा कि गृह युद्ध का स्थिति हो गया था, गृह युद्ध हो गया था 80 के दशक के बाद, लाखों लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, तमिल और सिंहाली तरफ से। ठीक है, आगे लिखता है सॉरी, यहाँ है। ठीक है, आगे लिखता है सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उसके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह का शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। मतलब बोल रहा है सत्ता साझेदारी मिलजुल कर बांटने से क्या होता है कि सारे लोकतंत्र होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, जिससे क्या होता है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। सब ये पार्टी एक और ये पार्टी, चाहे एक समुदाय चाहे ये समुदाय, जब मिलजुल कर रहते हैं तो क्या होता है, ये इक्वलिटी लेकर आते हैं और सक्सेस होता है। लेकिन इसी जगह पर यदि कोई एक पार्टी है दूसरी पार्टी आपस में भेदभाव करेगा तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा लड्डू हो जाएगा, शून्य बन के रह जाएगा, लोगों के बीच मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का व्यवस्था को हम लोग क्या नाम देते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, इसी का मतलब होता है लोकतंत्र। यहाँ पर देखिए मैं टिक मार दे रहा हूँ। ठीक है, लोकतंत्र, इसमें क्या होता है कि सरकार भागीदारी करती है, मिलजुल कर शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाती है। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। इन दोनों तर्कों में से एक को हम युक्ति परक और दूसरे को नैतिक तर्क कहते हैं। देखिए, एक को हम क्या कहेंगे, युक्ति परक, ठीक है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्क कहेंगे। अब ये युक्ति परक और नैतिक तर्क में डिफरेंस क्या है, इसे हम देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, युक्ति परक को ही हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो युक्ति परक यहाँ पर, ठीक है, युक्ति परक या साझेदारी का तर्क लगभग परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। मतलब युक्ति परक क्या कहता है कि परिणाम बताता है, लाभकारी, प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखता है युक्ति परक साझेदारी, जबकि नैतिक तर्क क्या करता है, ये और बंटवारे की बात करता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, युक्ति परक का ही मतलब होता है साझेदारी, मिलजुल कर काम करना। ठीक है, आगे क्या कहता है, अच्छा इसे आगे, हाँ पहले मैं पढ़ लेता हूँ इसे। ठीक है, अच्छा यहीं तक है। आगे देखिए एक डायग्राम था, ऊपर में डायग्राम बताया, तो मैंने सोचा था ये डायग्राम वगैरह समरी जब मैं बताऊंगा चैप्टर का उसमें मैं ले लूंगा, लेकिन यहाँ पर बगल वाले किसी ने फ़ोन करके बोल दिया कि आप साथ ही साथ बता दीजिए, तो मैंने चला ठीक हो बता देता हूँ मैं।
ठीक है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया एक गाड़ी है, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक गाड़ी दिखाया गया, 4 व्हीलर है, 4 चक्के वाली गाड़ी है। यहाँ दिखाया गया डेमोक्रेसी जर्मनी का है। ठीक है, ये जर्मनी का क्या है कि 2 स्टीयरिंग दिया हुआ है। क्या एक गाड़ी में 2 हैंडल होते हैं क्या? नहीं ना, एक ही हैंडल होते हैं। तो यहाँ पर 2 क्यों है उसके बारे में देखिए दिखाया गया है। क्या कहता है देखिए, बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मन की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन सरकार है। मतलब जर्मनी में एक सरकार बनी है, लेकिन वो क्या है, 2 पार्टी से मिलकर बनी। एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोनों मिल करके एक सरकार का निर्माण करके रखा है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से यहां पर है हम लोग। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी रहे हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों, सन 2005 यहाँ, ठीक है, सन 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी एक को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। मतलब ये दोनों मिलकर के गठबंधन सरकार बनाए, कोलिजन किया। ठीक है, आपसी मिला और सरकार बनाता है। नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी इन लोगों का अलग है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल पार्टी का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन मजबूरी में दोनों चाह रहे हैं मुझे भी कुर्सी चाहिए, मुझे भी कुर्सी चाहिए। जिसके चक्कर में वो क्या करते हैं, चलो ठीक है भाई मिलकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसी चला रही सरकार। तो जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉगिन करना है आपको, लॉगिन कर लीजिएगा जा करके। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। एक यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है, इसके बारे में आप बुक में पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, हर चीज़ बताते रहूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाले सेक्शन को आप देख लीजिएगा। बेल्जियम के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया क्या है कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब एक छोटा सा यूनिट आता है यहाँ पर, खलील की उलझन। एक खलील का एक स्टोरी दिया हुआ है, क्या है स्टोरी है हम देखेंगे। ये ऊपर वाला सेक्शन बताता है कि ये विक्रम और बेताल हैं 2, ठीक है, वो गाड़ी से जा रहे हैं, तो उसी दौरान ये कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कहानी आप देख लीजिए, विक्रम बेताल का मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या कहता है कहानी यहाँ तक, ठीक है, इतना जूम, हाँ ठीक है, यहाँ तक देखिए क्या कहता है। बेरूत शहर, ठीक है, बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी थी। ये वर्ड ऑर्थोडॉक्स मैं बहुत कुछ मार करता जाऊंगा, आप लोग नोटिस करते जाइएगा। ठीक है, यदि नोटबुक लेके बैठे हैं तो ठीक है, नहीं लेके बैठे तो लेकर बैठ जाइए। ये सेक्शन से क्वेश्चन अच्छा खासा बन रहा है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, अब माँ सुन्नी मुसलमान, 2 टर्म यहाँ पर आ गया है। ठीक है, एक ऑर्थोडॉक्स, दूसरा सुन्नी मुसलमान। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विचारधारा वाले, जो कट्टरपंथी होते हैं। कैसे देखिए, होता है क्या कि इन लोगों का विचारधारा कहता है कि भाई जो परंपरा चले आ रही है मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा, वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, मतलब अपने घर के नियम हो या फिर अपने राजनीतिक नियम हो, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज ने ये बताया है, पूर्वज महामहिम है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर ज़्यादा बल दे देते थे वो लोग। ठीक है, तो इसलिए उनको ऑर्थोडॉक्स बोला गया। ईसाई थे, मतलब पुराने परंपरा पर ये लोग चलने पर या उसके रूल्स को, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। ठीक है, तो पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थी और माँ सुन्नी मुसलमान थी। ठीक है, आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहा करते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। तो कहाँ का बात है, लेबनान का बात है और उसकी राजधानी बेरूत, मार करते जाइएगा। ठीक है, वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गिरी युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। तो ये क्यों विवाद होता था उन दोनों के बीच में, उसके माँ पापा के बीच में? रीजन क्या था? गृह युद्ध। और गृह युद्ध का मेन रीजन क्या था? ईसाई और मुसलमान का गृह युद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। उन लोगों का विचारधारा हुआ। आई थिंक मुझे थोड़ा और जूम आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, शायद वो आपको अपलोड में दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ इतना ठीक है। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक राष्ट्रपति बनेगा। क्लियर यहाँ तक? दूसरा कहता है सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है।
सुन्नी मुसलमानों को क्या दिया गया, प्रधानमंत्री का पद दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सुन्नी मुसलमानों को उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और यहाँ पर उप प्रधानमंत्री का पद किसे गया, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, मतलब जो खलील के फादर का था वो, ठीक है, वो धर्म। और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमान को तय किया गया देने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया, बांट दिया गया सबको। क्या किया, राष्ट्रपति बांट दिया गया कैथोलिक का, कौन से पंथ का, तो मेरोनाइट पंथ का। सुन्नी मुसलमान प्रधानमंत्री हो गया, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई हो गया, और सिया मुसलमान के लिए संसद के अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, स्पीकर बना दिया गया। 4 पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए 1 2 3 करके, किसे क्या बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आगे कहता है, इन समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। मतलब जब ये समझौता हुआ था गृह युद्ध के बाद, तब दोनों में ईसाई और मुसलमानों का जो पॉपुलेशन था वो इक्वल में था, ठीक है। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे थे। बाद में क्या हुआ, सब समय बीता गया तो पॉपुलेशन के मामले में मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ गया, और लेकिन ये लोग अल्पसंख्यक में रहे, फिर भी वो लोग मिल करके काम करते रहे, सरकार चलाते रहे, ठीक है। यहाँ तक मार्क कर लिया आप लोगों ने। आगे है, कहता है यहाँ तक तो ठीक था भाई, गृह युद्ध हुआ, लड़ाई हो गया, समझौता भी हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा, पॉपुलेशन बढ़ गया एक साइड का, लेकिन सरकार सही से चल रहा था। लेकिन खलील का उलझन आखिर था क्या, ये क्या टॉपिक कह रहा है, स्टोरी किस बात पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। भाई साहब क्यों लगता है, देखते हैं। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं है कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। मतलब वो चाहता नहीं था कि कोई ये कहे कि इसका पिता ये धर्म का है, चाहे उसकी माँ ये धर्म की है, ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो वो इक्वालिटी चाहता था, ठीक है। तो यहीं से कैच हो रहा है कि उसका उलझन क्या था, धार्मिक पंथ से जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था और जो बंटवारा आखिर था, ये सब कुछ नहीं। मतलब फ्रीडम चाह रहा था, हर चीज से फ्रीडम, यही उसका मेन उलझन था। आगे देखते हैं क्या कहता है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। मतलब वो चाह रहा था कि पूरा का पूरा फ्रीडम रहे, कोई भी वोट फाइट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरोनाइट पंथ वाले को राष्ट्रपति दे दिया गया, ये गलत है। वो राष्ट्रपति का पद फ्री होना चाहिए, उसके लिए सिया भी फाइट कर सकता है, सुन्नी फाइट कर सकता है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी फाइट कर सकते हैं, अमेरोनाइट पंथ वाले भी फाइट कर सकते हो राष्ट्रपति पद के लिए। ये व्यवस्था वो चाहता था, जो कि वहां नहीं था, ठीक है। यही उसका मेन उलझन था, सोच उसका ऐसा था, ठीक है। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाले सेक्शन से, लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उसका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। भाई क्यों ऐसा बोला उसने, क्यों बोला, क्योंकि देखो यदि कोई राष्ट्रपति के लिए फाइट कर गया, ठीक है, तो मान लो मेरोनाइट पंथ का कोई एक आदमी जीत गया, कल होकर को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरोनाइट पंथ वाले का ही उसी समुदाय का कोई दूसरा व्यक्ति आपस में ही लड़ जाए, है ना, ऐसा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, या सिया वाला बोलेगा कि राष्ट्रपति अपना मनमाना कर रहा है, उस पद पर हम रहना चाहेंगे ताकि हमारे समुदाय वाला के लिए मनमाना नहीं हो सके, कोई मनमानी नहीं कर सके, है ना, कोई अपना अधिकार थोपे नहीं, अपने रूल अपनी परंपरा को दूसरे पर थोपे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए वो चाह रहे थे भाई अभी जो मिलजुल कर चल रहा है इसी को रहने दीजिए, उसके बुजुर्गों का ये कहना था, ठीक है। अभी कहानी खत्म ही नहीं। हाँ, ये वाला सेक्शन जाता है, फिर से वो बाइक वाला स्टोरी आ जाता है विक्रम बेताल का, ये देख लीजिएगा। ये नीचे वाला सेक्शन जो है, ठीक है, मेन क्या मैटर था यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है। उसका उलझन क्या था कि वो इक्वलिटी चाहता था, टोटल लोकतांत्रिक देश चाहता था वो, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्या है देखते हैं। वो बाइक देख लीजिए, इसका ऐसे बाइक एकदम उड़ा रहा है, अच्छा है ना, आप लोग मत उड़ाइएगा, नहीं तो आपको भी पता है क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्या है। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप, मतलब सत्ता को जो बांटते हैं किस किस तरीके से बांटते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है उसके देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा या साथ दीजिएगा।
मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो के बीच में ही कि हर लोगों तक भेजिए, खास करके जो नहीं देख पाते हैं, जो पढ़ने में जिनको मुश्किलें पहुँचती है, मुश्किलें होती हैं, उन तक ये वीडियो शेयर किए ताकि वो देख सकें। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो कहते हैं राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान में रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में ही रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि पहले ऐसे विचारधारा होती थी कि कोई भी एक मतलब पावर किसी खास व्यक्ति के हाथ में रहता था, ठीक है, या फिर किसी स्थान में, किसी पार्टिकुलर स्थान में, मान लीजिए कोई स्थान है तो यहाँ के रहने वाले कोई पार्टिकुलर खास समुदाय वाले के हाथ में ही शासन रहता था, जिससे क्या होता था कि एक छोटा सा पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन, उससे वंचित रह जाता था उन अधिकारों से, है ना, ये पोर्शन, बाद बाकी ये वाले पोर्शन में उनका अधिकार रह जाता था, है ना। ऐसा व्यवस्था बताया गया, ऐसी मान्यता पहले थी। ठीक है, आगे क्या कहता है, लेकिन लोकतंत्र यहां पर है, ठीक है, यहां से, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मतलब कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेस्ट है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो है सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों का भागीदारी सबसे ज़्यादा होता है। वो अपने सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल करके वहाँ भेजते हैं, संसद भेजते हैं। इसमें क्या होता है कि वो सार्वजनिक नीति के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है, और प्लस सभी के बातों को इसमें शामिल किया जाता है, कोई एक खास लोगों को शामिल किया नहीं जाता है, जैसा कि यह पहले बताया गया था। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ स्वशासन होता है। लोग अपनी इच्छा से पार्टी के मेंबर को चुनते हैं और उसे वोट दे करके उसे भेजते हैं, ठीक है, सरकार बनाने का हक दिलवाते हैं उन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहता है, फिर यहाँ से ऊपर है, ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, प्रचलित उदाहरण हम लोग अब देखेंगे क्या है वो प्रचलित उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, 1 नंबर में क्या कहता है, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं ओके कर लेता हूँ यहाँ से 1 नंबर से। ठीक है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। याद रखिएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी मैं पढ़ लेता हूँ इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्षैतिज का जो ये टर्म आया, क्षैतिज का मतलब हुआ कि बंटवारा, सब मिल करके एक ही स्तर पर, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं सब, लेकिन सबका अलग अलग रोल है, सबका अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, सब अपने अनुसार काम करेंगे, कोई किसी को इंटरप्ट या डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आगे कहता है कि कोई भी दल को या कोई भी हिस्से को, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका को, इन 3 में से किसी भी एक हिस्से को अनलिमिटेड पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर दे। इससे क्या है कि हर एक दूसरा पार्टी पहले वाले पार्टी पर कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लगा के जरूर रखता है। हाँ, फ्रीडम है, उसे खुला है, वो छूट है उसे कि वो अपने अनुसार काम करे, लेकिन संविधान का और नागरिकों का मतलब उल्लंघन ना करें, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना करें। ठीक है, अब इन्हीं पर अंकुश लगाते हुए उसे संतुलन व्यवस्था करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन
टर्म यहाँ पर क्या है कि न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश लगा के रखती है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। मतलब देखिए, सपोज मान लीजिए कोई एक्स है, इसने क्या किया, वाई को इलेक्ट किया, ठीक है। तो ये एक्स ने वाई को तो इलेक्ट किया, साथ में इधर जेड बैठा हुआ है। तो ये वाई क्या करेगा, ये वाई, एक्स ने तो इसको लेकर आया, लेकिन ये वाई क्या करेगा, एक मिनट में काम करता हूँ, शॉर्ट में देता हूँ। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ जेड है। देखिए इसने वाई को कॉल किया, लेकिन ये जो वाई है, ये वाई दोनों पर कंट्रोल करेगा, एक्स पर भी और जेड पर भी। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, ना एक्स ज़्यादा उड़ेगा, ना ज़्यादा मतलब अपने अधिकार का उल्लंघन करने लगेगा, मतलब मिसयूज करेगा, ना दूसरे का हनन होगा अधिकार का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? एक नंबर क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में, एक मिनट में समझा देता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग सरकारें तो वहां बन गई है, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन दूसरा टर्म में क्या कह रहा है, सरकार को अब स्तर से बांटेगा। अब एक प्लेटफॉर्म पर वो लोग काम करते हैं। अब यहाँ 3 तरह का प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। जो एक सेंट्रल लेवल पर काम हो उसको उससे संघ हम लोग बोलेंगे। फिर एक राज्य स्तर पर जो सरकारें होगी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, आई थिंक मुझे पानी प्यास लगी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले जो सरकार जो सेंट्रल लेवल पर बनेगा उसे हम लोग केंद्र कहेंगे, उसके निचले स्तर पर जो बनेगा उसे प्रांतीय स्तर पर जो बोलेंगे उसे राज्य सरकार बोलेंगे, और क्षेत्रीय स्तर पर होगा यदि मतलब भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो वहाँ पर हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 स्तर पर इस सरकार को बंटवारा किया गया है। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर 3 स्तर थे, अब यहाँ 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी पावर बांटा गया है। ठीक है, अब यही बोला जा रहा है कि हर सरकार में मतलब हर देश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो जिस तरह भारत के संदर्भ में अलग अलग बांटा गया है व्यवस्था, तो दूसरे देशों में भी इसी तरह बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखते हैं। ठीक है, बेल्जियम में तो यह काम हुआ, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। न्यायपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाई है। उच्चतर या निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधर वितरण, ये भी मार्क कर लीजिएगा, हो सके तो ये पूछ दे आपसे। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहता है, जो उच्च स्तर निम्न स्तर में जो सरकारों का स्तर जो बटा रहता है, बंटवारा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इस पर और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मतलब ये कह रहा है बेल्जियम में ऐसा हुआ था, और भारत में जो तीसरा स्तर के प्रांतीय स्तर के बाद जो निचला स्तर है, मतलब क्षेत्रीय स्तर, उसे पंचायती या नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। मतलब अब ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए एक व्यवस्था तो बट गया, उधर तो एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 पार्टिकल्स बट गए थे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अब ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, वहां भी बट गया, लेकिन अब कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पर मेल है तो दूसरे साइड तो फीमेल भी तो है। हर जगह ये नहीं ना रहेंगे,
इनको भी तो हक है चुनाव लड़ने का, कुर्सी पाने का, शासन करने का, तो ये भी लड़ सकते हैं। इनमें भेदभाव नहीं होगा, यहाँ भी मिलजुल कर रहना है, प्लस का साइन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। प्लस एक और चीज क्या है कि यहाँ पर कोई खास समुदाय का बात नहीं करेंगे, मतलब धार्मिक स्तर पर या जातीय स्तर पर या फिर जनसंख्या का स्तर पर, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या करें, मिलजुल कर रहेंगे। अल्पसंख्यक या फिर जो क्या कहते हैं उसे, जातीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय से ट्राइबल लोग कह सकते हैं हम लोग, है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, है ना, तो उनको भी हक मिलना चाहिए, हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहता है देखते हैं, यहाँ पर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहता है सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। मतलब इकाई 2 3 इकाई में बांटा गया है, पहले इकाई में 3 चैप्टर है, ठीक है। तो इकाई दूसरा मतलब चैप्टर 4 से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट 4 पर। पॉइंट 4 क्या कहता है देखते हैं। पॉइंट 4 क्या कहता है, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कोई पार्टी विन करता है, सपोज दैट, तो क्या होगा, काली सिर्फ वही शासन में रहेगा? नहीं, ये बोल रहा है, पॉइंट 4 कहना चाह रहा है कि एक टाइम फिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। एक टाइम फिक्स करेंगे, अब उस टाइम के अकॉर्डिंग सब कोई को हक होगा कि हम भी कुर्सी पर आए, शासन व्यवस्था में शामिल हो, हम भी भागीदारी हो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जो राष्ट्रपति बना या प्रधानमंत्री बना वो जन्मों जन्म तक चलता जा रहा है, जब तक जीवित तब तक, ऐसा नहीं है। एक टाइम बाउंड रहेगा, हम उसी के अंतर्गत फिर से काम करना शुरू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट 4 यही कह रहा है। इससे क्या होगा कि समय अवधि पर गौर पाए, मतलब पार्टी का हमने मतलब यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपने देखा है कि पार्टी आते जाते रहती है। क्यों? क्योंकि उनका एक टाइम टेन्योर बांटा गया। भारत में कितना टेन्योर है? 5 साल का टेन्योर है। मतलब यहाँ का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर 5 साल के बाद चुनाव दोबारा लड़ती है वो, फिर वहां से डिसाइड होता है कि पब्लिक उनको दोबारा चुनती है या नहीं चुनती है, वोट देती है या नहीं देती है, ठीक है। आगे कहते हैं, मतलब आगे यहाँ पर देखेंगे, कहता है लोकतंत्र में हम व्यापारिक, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। देखिए, ऊपर का एक सेक्शन दिया हुआ था दबाव समूह के, और नीचे भी दबाव का बात किया गया। एक्चुअली होता है क्या कि कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो करती क्या कि मान लीजिए कि ये पार्टी कोई एक पार्टी, ये छोटी छोटी दबाव समूह होती है, ये भी रोल करती है राजनीतिक पार्टी की तरह। ये क्या करती है कि इसको कंट्रोल करके रखती है ताकि ये कोई अपना मनमाना हक ना चलाने लगे, ठीक है। इसको ये ऑर्डर देती है, समझाती है, इसके लिए क्या स्ट्राइक करती है। यदि इनको लगता है, ये तीनों को यदि ऐसा लगता है कि सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग भेद के आधार पर यदि किसी का उल्लंघन ये पार्टी कर रही है, ये वाली पार्टी जो शासन में है, तो ये दबाव समूह क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है ना। इससे प्रेशर देता है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है ना। तो इससे क्या होता है, सबको मिलकर काम करता है और ये नीतियां भागीदारी करती है। अब ये आंदोलन वर्ड यहाँ पर एक और आ रहा है। ये आंदोलन वर्ड कैसे आया, कहाँ गया आंदोलन वर्ड? गुम हो गया, है ना। कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, वो आंदोलन करते हैं एक तरह से, जैसे कि दबाव इस पर बनाते हैं, तो एक तरह से वो आंदोलन ही किए ना उसके अगेंस्ट में। जैसे कि आप 1971 के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा कि इंदिरा गांधी के समय में जयप्रकाश नारायण जी बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिए थे, है ना। जन आंदोलन था वो। 2012-13 के समय में आप देखें, 12-13 नहीं, आई थिंक 11-12 के समय में
लोकपाल के लिए अन्ना हजारे सर जो थे और केजरीवाल सर जो थे दिल्ली में बहुत बड़ा रैली किए थे। तो क्या कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे एक तरह से कि सरकार ये व्यवस्था नहीं कर रही है, आप ये गलत कर रहे हैं, इसको आपको करना होगा, है ना। इससे रिलेटेड वो आंदोलन छेड़े थे। तो इसी के बारे में ये कहा रहा है। तो पहले हमने देखा, पहला प्लेटफॉर्म में बताया कि कार्यपालिका, विधायक न्यायपालिका 3 स्तर होती है, सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। दूसरा पॉइंट में दिखाया कि 3 स्तर की सरकार होती है, संघ पर होती है, राज्य पर, क्षेत्र पर होता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि सामुदायिक स्तर होते हैं, जैसे कि जाति धर्म के आधार पर हो सकता है, बहुमत के आधार पर सबको हिस्सेदारी और नागरिक को भी हक होना चाहिए कि राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत उसमें रोल निभाए। और लास्ट में कह रहा है, 4 पॉइंट कहता है कि एक दबाव समूह होता है और एक आंदोलन होता है जिसमें हर कोई मिल करके सरकार को कंट्रोल करती है, अंकुश लगाती है उसके शक्ति को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। ओह चलिए, ये सेक्शन खत्म होता है, ठीक है, चैप्टर खत्म है। फिर यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी लंबा वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं। कल मैं एक काम करूंगा, इसका समरी लेकर आ जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन से करवा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। फिर बात होगा, यदि एमसीक्यू का ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मैं लेके आता हूँ इसको समरी को या फिर एमसीक्यू को, क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ मैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।